बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अली वारिस। आज के इस व्लॉग में थोड़ा सा जायज़ा हम लेते हैं कि B2 के जो प्लॉट को रिलोकेट किया जा रहा है उसकी रिलोकेशन का जो सिलसिला है वो किस दिन होने जा रहा है, या साथ में अगर हम देखें कि कौन से सेक्टर्स में एक्सपेक्टेड हैं कि उन सेक्टर्स में आपको प्लॉट दिया जाएगा, या फ़ी स्ट्रक्चर के हवाले से थोड़ा कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है। फ़ी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं रिवाइज़ करूँगा आप लोगों के साथ, या ऑल डेवलपमेंट चार्जेस के साथ आपका ट्रांजैक्शन का सिलसिला कब से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा उस चीज़ का हम जायज़ा लेंगे और उसका हम हर पहलू भी देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जो आजकल की एक वो मेन ख़बर बनी हुई है, लोग देख रहे हैं कि जी सेक्टर B2 को रिलोकेट किया जा रहा है, तो उसकी डेट पहले 10 अगस्त थी, बाद में उसको चेंज किया गया। उम्मीद है आप लोग उस चीज़ से वाकिफ़ भी होंगे कि 9 अगस्त मतलब आज ही के दिन सेक्टर B2 को रिलोकेट किया जा रहा है। उम्मीद है जिस वक्त आप मेरा ये व्लॉग देख रहे होंगे कि शायद उस वक्त B2 रिलोकेशन का सिलसिला या तो मुकम्मल हो चुका होगा या शायद स्टार्ट हो चुका होगा। तो इसमें कौन से सेक्टर आ सकते हैं, ये देखने से पहले हम देखते हैं कि सेक्टर B2 के फ़ीचर्स क्या थे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या जिन सेक्टर्स में रिलोकेट किया गया है, प्लॉट को शफल किया गया है, तो क्या वो उस लोकेशन की वाकई जस्टिफिकेशन बनती है, या उस सेक्टर्स की वाकई वो उस लोकेशन को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं। ये हम बैलेट के बाद फिर इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। अभी अगर आप देखें तो सेक्टर B2 आपका बोसन रोड से दाखिल होते हुए मेन बुलेवार्ड का सेक्टर है। सेक्टर B2 के पास 360 ज़ू था, और साथ में अगर हम देखें मेन बुलेवार्ड के साथ साथ रिंग रोड फेसिंग था ये। तो ओवरऑल बोसन रोड से दाखिल होते हुए लेफ़्ट हैंड पे आपका ये पहला एक कनाल का सेक्टर था। अब ये तीन फीचर इसके अंदर अगर हम देखें, एक तो आपका ये मेन बुलेवार्ड का है, बोसन रोड से दाखिल होते हुए पहला सेक्टर है, साथ में आपका ये रिंग रोड फेसिंग का सेक्टर था। 360 ज़ू एक इसका ओवरऑल अगर हम देखें, जो मैं मानता हूँ उसका B2 के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट था। नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ यूँ था कि जितने प्लॉट उस ज़ू के करीब करीब पड़ रहे थे, अगर हम देखें 100-200 मीटर या 300 मीटर के फासले तक, तो वो प्लॉट अगर मैं देखूं तो रिहाइश के काबिल नहीं होने थे इन फ्यूचर। वहाँ पे लोग घर बना तो लेते लेकिन रहना मुश्किल हो जाना था। तो एक लिहाज से अगर हम देखें ओवरऑल तो ये एक अच्छा हो गया है कि सेक्टर B2 के प्लॉट्स को रिलोकेट किया जा रहा है। अब रिलोकेट होके कौन से सेक्टर इस फीचर के बराबर आते हैं कि जिनमें ये रिलोकेट हो सकता है। एक आपका उसके सेक्टर B2 के अपोजिट का सेक्टर D फॉर डॉल्फिन। इस सेक्टर के अंदर पॉसिबिलिटी मेरे ख्याल से है, होना चाहिए। या आपका सेक्टर O फॉर ओवल, इसके अंदर आपके सेक्टर के जो प्लॉट हैं B2 के यहाँ पे रिलोकेट होने चाहिए। या आपका सेक्टर XY बनता है लेकिन वो आपकी इस ओवरऑल लोकेशन के वो बराबर नहीं है। तो मेरे ख्याल से दो ही सेक्टर्स हैं जहाँ पे इन प्लॉट्स को रिलोकेट होना चाहिए, और इन्हीं दो सेक्टर्स के अंदर होगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर इसके अलावा कहीं जाएगा तो हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या वो अच्छा हुआ या वो बुरा हुआ। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो 2023-24 का माली साल है, इसमें बजट जो पेश किया गया, इसमें फाइलर 2% से 3% कर दिया गया, चाहे वो परचेज़र है चाहे वो सेलर है। अब सेलर नॉन फाइलर है तो वो पे करेगा 6%। अगर आपका बायर फाइलर नहीं है, नॉन फाइलर है, तो वो अदा करेगा 10.5%। साथ में जो परचेज़र साथ में एक एक्स्ट्रा पे कर रहा होता है, ई स्टाम्प ड्यूटी 1% थी, लेकिन साथ में अब कॉरपोरेट टैक्स भी लगा दिया गया है लोकल गवर्नमेंट की तरफ से, तो 1% और इजाफी हो गया। मतलब जितना आप ई स्टाम्प अदा कर रहे थे, अब वो आप आसान अल्फाज में 2% समझें। साथ में DHA की फ़ीस तो वो चल ही रही थी। तो ये ओवरऑल जो फ़ी स्ट्रक्चर था पे कर रहे थे। सेलर ने सिर्फ़ और सिर्फ 236C सेक्शन के अंडर अपना गेन टैक्स अदा करना होता था, और जो बायर है वो अपना विदहोल्डिंग टैक्स 236K सेक्शन के अंडर अदा करता था। साथ में वो DHA की फ़ीस अदा करता था। साथ में वो पंजाब हुकूमत को बैंक ऑफ पंजाब में ई स्टाम्प अदा करता था। साथ में लोकल पर जो लोकल टैक्स लगा दिया गया वो भी 1% इजाफी लगा दिया गया। तो ये ओवरऑल टैक्स हैं जो अदा करने होते हैं आपको DHA मुल्तान में ट्रांजैक्शन करते हुए। अब तीसरी चीज़ अगर हम देखें, ऑल डेवलपमेंट चार्जेस के साथ ट्रांजैक्शन आपकी मुकम्मल होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। ये पॉलिसी DHA ने जुलाई में अनाउंस की थी कि आपका सर्विस बेनिफिट का प्लॉट है, सेकंड बैलेट का प्लॉट है, लो डेवलपमेंट चार्जेस हैं अब तक,
तो आप उस प्लॉट को बेच नहीं सकते। अगर आपका वो प्लॉट पोजेशन सेक्टर्स के अंदर है या नियर टू पोजेशन सेक्टर्स के अंदर है तो आप पहले अपने डेवलपमेंट चार्जेस अदा करेंगे, फिर जाके आपको एनडीसी क्लियर होगी। लेकिन बाद में इस चीज़ को थोड़ा सा मौखर कर दिया गया। अगस्त की बजाय अब इस चीज़ को स्टार्ट किया जाएगा सितंबर से। जब आप सितंबर से ऑनवर्ड अपनी ट्रांजैक्शन करेंगे तो पोजेशन सेक्टर्स या नियर टू पोजेशन जो आपके सेक्टर्स हैं उनके डेवलपमेंट चार्जेस आपको एनडीसी उस वक्त क्लियर होगी, आपको पूरे अदा करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ डेवलपमेंट चार्जेस आप अदा नहीं करेंगे तो आप अपनी ट्रांजैक्शन को मुकम्मल नहीं कर सकते। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है या ओवरऑल क्या ये पॉजिटिव एक फैक्टर हो सकता है या नेगेटिव इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से जो ये फैक्टर है, जहाँ पहले इतनी ओवरऑल देखें तो हम एक सूरत हाल थोड़ी गड़बड़ है, तो उसमें जो ये वाला फैक्टर है वक्ती तौर पे तो ज़रूर लगेगा कि जी ये गड़बड़ हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ेगा अपना कि लोग लो डेवलपमेंट चार्जेस रजिस्ट्री प्लॉट से हट के वो या तो आर्मी प्लॉट मांग रहे होते थे या सेकंड बैलेट का प्लॉट मांग रहे होते थे। तो जो ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस वाला प्लॉट था उस पर वो एतराज़ लगाते थे कि जी हमारी पेमेंट ज़्यादा बाउंड होगी या हमारी पॉकेट पे ज़्यादा बर्डन बनेगा, तो हम इसलिए सेकंड बैलेट और आर्मी प्लॉट के अलावा हम कोई तीसरा प्लॉट परचेज़ नहीं करते। अगर वो बाइंग करते भी थे तो उसमें उसको कीमत कोई ख़ास अच्छी नहीं अदा की जाती थी। चाहे 2 से 3 लाख का भी डिफरेंस आता था तो वो आता ज़रूर था। सिर्फ क्या है जी कि वो डेवलपमेंट चार्जेस उसके ज़्यादा हैं सिविल प्लॉट के, और आर्मी या सेकंड बैलेट के प्लॉट के डेवलपमेंट चार्जेस कम हैं, इसलिए हम इन प्लॉट्स को लो डेवलपमेंट चार्जेस की वजह से कीमत ज़्यादा अदा कर रहे हैं, और जो सिविल प्लॉट्स हैं जिनके डेवलपमेंट चार्जेस ज़्यादा अदा किए गए हैं इसलिए हम उनको कीमत ज़मीन की कम अदा करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट ओवरऑल चल रहा था, हालांकि ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। या तो लो डेवलपमेंट चार्जेस से मुराद ये है कि आपने अदा ही नहीं करने, लेकिन ये है कि इन्वेस्टर हमेशा ये सोच रहा होता है कि जी कम से कम मेरा जो पैसा है वो यूटिलाइज़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपना रेवेन्यू वहाँ से जनरेट कर सकूँ। तो इसका ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। अगर आप लो डेवलपमेंट चार्जेस के साथ कोई ट्रांजैक्शन मुकम्मल करना चाहते हैं तो आपको अगस्त के महीने में ही इस ट्रांजैक्शन को मुकम्मल कर लेना चाहिए। अगर आप सितंबर में जाएंगे तो आपको डेवलपमेंट चार्जेस मुकम्मल तौर पर अदा करने होंगे, अदरवाइज़ आपको एनडीसी क्लियर नहीं की जाएगी, इशू नहीं की जाएगी। तो ये था ओवरऑल। तीसरा, अगर हम एंड पे थोड़ा सा देखें थर्ड बैलेट के वाले से, थर्ड बैलेट का जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि जी ओवरऑल रेट जो हैं वो बड़े गिरे हुए हैं, हालात मुल्की सतह के अगर हम देखें तो वो भी कोई ख़ास बेहतरी की तरफ नहीं थे। तो एक ओवरऑल इसी वजह से मार्केट है वो नीचे की तरफ जा रही थी, डिक्लाइन चल रहा था, और इसी वजह से हो सकता है कि डीएचए की मैनेजमेंट में भी थर्ड बैलेट को मौखर कर दे और थर्ड बैलेट को हो सकता है रवां साल में अगले साल लेके जाया जाए, या हो सकता है कि इसी साल भी कर दिया जाए। लेकिन यह है कि मैनेजमेंट की अपनी पॉलिसी है, वो अपने हिसाब से सोच रहे होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अभी जो थर्ड बैलेट है इसको नहीं होना चाहिए, थर्ड बैलेट को अगले साल में लेके जाना चाहिए, ताकि यह है कि तब तक कुछ रेट्स भी बेहतर हो चुके होंगे और ओवरऑल जो मामलात हैं वो भी कुछ बेहतर हो चुके होंगे। इंशाल्लाह मज़ीद आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।